आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आपका जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का, वन एवं वन्य जीव संसाधन। संसाधनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का संसाधनों का विकास, संसाधन का विकास। अब इसमें देखिए आपकी बुक में लिखा है, पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरियो और जोंक से लेके वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारी साथ साथ रहते हैं। यह संपूर्ण आवासीय भूभाग जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा। जैव विविधताएं क्या होती हैं? मतलब जीवित, हाँ, जितने भी जीवित चीज है, जीवित में वनस्पतियां भी आती हैं, ये चीज याद रखना। जीव में क्या आती है? वनस्पतियां, क्योंकि उसमें भी क्या आती है? जान होती है, सजीव है वो भी। तो जैव विविधताएं यानी कि सारे जैव विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं, और हम सब कहाँ रहते हैं? इसी भूभाग पे रहते हैं, एक ही भूमि पर रहते हैं। तो यहाँ पे करोड़ों जीवधारी हैं, जिसमें हम देख सकते हैं जातियां और उपजातियां भी होती हैं, वनस्पतियों की भी और जीव जंतुओं की भी। तो यही है वन एवं वन्य जीव। वन यानी कि पेड़ पौधे, और वन्य जीव यानी वनों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं। ठीक, अब देखिए भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, सबसे पहले कुछ डेटा है उसको यहाँ पे नोट कर लो अच्छे से। देखो यहाँ पे है, भारत में लगभग 81,000, भारत की बात हो रही है, भारत में लगभग 81,000 वन्य जीव उपजातियां हैं। वन्य जीव उपजातियां हैं, ठीक है। वन्य जीव उपजातियां कितनी हैं? 81,000 आपकी वन्य जीव उपजातियां हैं, और 47,000 वनस्पति उपजातियां हैं। 47,000 वनस्पति, ठीक, वनस्पति उपजातियां हैं। ये अगर आप आंसर में लिखोगे ना तो आपका आंसर काफी अट्रैक्टिव लगेगा, डेटा बेस्ड लगेगा, और लगेगा कि आपने पढ़ाई की है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। और वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की हैं। इसमें 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की हैं, ठीक, भारतीय मूल की हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 47,000 है जिसमें 15,000 भारतीय मूल की हैं। अब देखो भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के विलुप्ति का संकट उत्पन्न हो चुका है। यानी कि 20% ऐसे जानवर हैं जो स्तनधारी कहलाते हैं, वो क्या हो चुके हैं? विलुप्त होने की कगार पे हैं, बहुत जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे। तो हमने पारिस्थितिकी तंत्र जब पढ़ा था, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? एक सर्कल होता है जिसमें सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें मनुष्य भी होता है, वनस्पति भी होती है, जीव जंतु भी होते हैं, जो सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट को हटा दो तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और उसका असर किसको भुगतना पड़ेगा? हमें। हम जितना अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, सीधे नुकसान किसको पहुंचेगा? हमको ही पहुंचेगा, पर हम ये बात समझते नहीं है। ना हम वन्य संरक्षण पे ध्यान देते हैं, ना वन्य जीव के संरक्षण पे ध्यान देते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण कैसे होता है, ठीक है। अब देखो लुप्त होते वन क्या है। भारत में वनों की बड़े पैमाने पे कटाई हो रही है, ये बात तो आप जानते हैं। भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? कोई स्टेट बता सकता है मुझे? MP, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा कटाई भी आजकल वनों की हो रही है, क्योंकि इतने ज्यादा फर्नीचर, लग्जरी चीजें बन रही हैं कि लकड़ियों का बहुत ज्यादा, और ना सिर्फ हम उसको काट के अपने देश में यूज कर रहे हैं, बल्कि हम विदेशों में भी इसको सप्लाई कर रहे हैं। तो इसी वजह से भारत में वनों की कटाई बड़े पैमाने पे हो रही है। और चीज एक क्या हो रहा है कि जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण यानी नगरीकरण हो रहा है, नगर क्या होते जा रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। तो आसपास जो जंगल है या खेत है, उनसे क्या होती जा रही है? वनों की कटाई हो रही है। तो शहरों को बढ़ाने के चक्कर में हम वनों को क्या करते जा रहे हैं? खत्म करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। कई सारे कारण हैं। देखो बाहर जब हम सप्लाई कर रहे हैं, इतना ज्यादा फर्नीचर और की चीजें बन रही है, विलासिता की चीजें बन रही हैं, और साथ ही साथ नगरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। इस वजह से भी वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। अब देखो देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित, यहाँ पे देखते हैं कई ज्यादा किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। भौगोलिक देश के यहाँ पे मैंने बोला MP, जितने भी अगर भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो MP में सबसे ज्यादा वन मिलते हैं। यही पे चीजें हैं यहाँ पे कि, लेकिन हमें इसके लिए करना क्या होगा बताओ? वृक्षों को संरक्षण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वन संरक्षण के लिए। बहुत सही। जैसे कि मैंने मृदा संरक्षण पढ़ाया था जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, कौन सा पढ़ा था?
मृदा संसाधन। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था संसाधनों का विकास, उसमें था मृदा संसाधन। तो मृदा संरक्षण के लिए मैंने क्या बोला था, मृदा संरक्षण के लिए हमें पेड़ लगाने हैं, क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, वृक्षारोपण, वृक्ष लगाने हैं हमें। जितने ज्यादा वृक्ष लगाएंगे उतना ज्यादा ही हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे, क्योंकि वन एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है पर्यावरण में, जिसकी खाना पूर्ति जिसे कह सकते हैं, जिसकी फिल इन द ब्लैंक्स है ही नहीं, जिसको कोई उसको रिप्लेस तो कर ही नहीं सकता। वन को रिप्लेस क्या करोगे, किससे ऑक्सीजन बनाओगे, बस वही नकली ऑक्सीजन बना के आप एनवायरनमेंट में नहीं फैला सकते ना। तो वन ही ऐसी चीज है जिसका रिप्लेसमेंट, बहुत से संसाधन ऐसे, पानी का भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, पानी नहीं पियेंगे तो और क्या पियेंगे। तो वन एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधनों की कैटेगरी में आता है। तो हमें वन संरक्षण पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण। मैं जब मृदा संसाधन पढ़ा रही थी तो मैंने चिपको आंदोलन के बारे में कुछ बताया था, इस चैप्टर में होगा डिटेल में। चिपको आंदोलन के बारे में बताया था कि चिपको मूवमेंट कैसे चलाया गया था। वो पेड़ों से लोग जाके चिपक जाते थे ताकि पेड़ों की कटाई ना होने पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ आगे हम पढ़ते हैं कि जो विलुप्त होते हुए वन जा रहे हैं उनमें क्या है, सामान्य जातियां। इसमें उन जातियों को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। अब देखो हम वन पे बात हो गई, अब हम किस पे आ गए हैं, वन्य जीव पे आ गए। वन्य जीव, जानवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है पारिस्थितिकी तंत्र में। अगर वन है तो वन्य जीव भी है। हम तो है ही हैं, मनुष्य है उसमें, लेकिन वन्य जीव भी उसमें है, यानी कि जानवर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो सामान्य जातियां, जैसे पशु में देखते हैं साल, चीड़, कृतंग आदि। लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीजें देख रहे हैं संकटग्रस्त जो है। ठीक है, तो देखो सामान्य जाति जिसमें सब आ गए, वन भी आ गए और वन्य जीव भी आ गए। तो सारे इसमें यानी पशु है, चीड़ का पेड़ है, इस तरह की चीजें। अब देखो संकटग्रस्त जाति है। संकटग्रस्त किस पे संकट है, अभी मैंने बताया ना कि भारत में ऐसी कुछ जातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पे आ गई, चाहे वो वन हो चाहे वो वन्य जीव हो। ऐसी बहुत सी वनस्पतियां भी हैं जो समाप्ति तक पहुंच चुकी है, क्योंकि उनका सही से संरक्षण नहीं हो रहा है। और ऐसे बहुत से जानवर भी हैं जिनका सही संरक्षण नहीं हो रहा और वो समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे आज हम कहते हैं कि डायनासोर थे या नहीं थे हमें पता नहीं, आज गौरैया जानते हो आप, चिड़ियों के बारे में आप जानते होंगे। आपके बचपन में या आपके मम्मी पापा के टाइम में ये बहुत फेमस थी, हर जगह गौरैया देखने को मिलती थी। लेकिन आज के टाइम में कंडीशन ऐसी हो गई कि कुछ दिन में गौरैया खत्म हो जाएगी, जैसे इस टाइम उसकी स्थिति चल रही है। लेकिन बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसको बचाने के लिए, इस प्रजाति को बचाने की कोशिश अभी भी हो रही है। लेकिन ये कैसे समाप्त हो रही है, हमारे कारण इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है कि ये छोटे छोटे जीव अपनी जान देने पे मजबूर हो रहे हैं और इनकी आगे जिसे कह सकते हो प्रजनन क्षमता बढ़ नहीं पा रही है कि ये आगे बच्चे दे सके, अंडे इनके हो सके। तो इसी कारण सबका जिम्मेदार कौन है, हम। देखो पर्यावरण में जब भी कुछ नुकसान होता है उसका सीधा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हम, मनुष्य होता है। क्योंकि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे दिमागदार अगर कोई है तो वो कौन है, मनुष्य। ना वनस्पतियों के पास इतना दिमाग है, ना जानवरों के पास। अगर कुदरत ने हमें दिया है दिमाग तो हमें उसका यूज करना चाहिए। तो हम ही अपने लिए नुकसान कर रहे हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो संकटग्रस्त जातियां हैं, जैसे कि उन जातियों को शामिल किया है जो लुप्त होने का खतरा है, यानी लुप्त होने की कगार में। जैसे भारत में टाइगर एकदम जिसे कहते हो खत्म पे है, बस कुछ 100 बचे हैं, 1100 तकरीबन बचे हैं। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या में कमी आई है, यदि वे इसी तरह बनी रही तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। जैसे काला हिरन भारत में देखने को बहुत कम मिलता है। अगर कोई बहुत बड़े जू में जाओगे, जैसे लखनऊ के जू में गए, या अगर मैं बात करती हूँ कलकत्ता के जियोलॉजिकल गार्डन में गए, आप बहुत बड़ा जू है इंडिया का, वहां गए तो आपको बहुत कम केसेस ऐसे देखने को मिलेंगे। या तो बहुत जंगलों में जाओ। काले हिरन को मारना तो वैसे भी भारत में अपराध है और काले हिरन को मारना बहुत बड़ा भारत में अपराध है। ठीक, अब देखो जैसे गैंडा है, ये भी डिस्कवरी देखते हो आप लोग, जितने जानवर उस पे देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी एक चीज पे गौर किया है कि डिस्कवरी पे जितने भी जानवर आप देखते हो, कभी ये बोला गया कि भारतीय जंगलों से ये नहीं, ज्यादातर अफ्रीकन या बात करते हैं अमेजन के जंगलों में, भारतीय जंगलों में बहुत कम तुम्हें देखने को मिलेगा। जितने भी ऐसे जानवर तुम देखोगे जो
अलग से लगेंगे, या इनको तुम पहली बार देख रहे हो, या बहुत रेयर केस में ही आते हैं, वो तुम्हें विदेशों में ही दिखेंगे। भारतीय जंगल ही समाप्त होते जा रहे हैं, तो जानवर कहाँ बचेंगे? सीधी सी बात है, क्योंकि रहते कहाँ है वो? जंगलों में रहते हैं ना। हम लोग जंगल तक घुस चुके हैं, बीच से सड़कें बनाई जा रही हैं, पूरा हमने बताया ना, शहर क्या होते जा रहे हैं? बड़े होते जा रहे हैं, तो गांव और शिफ्ट हो रहे हैं। तो गांव कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? जंगलों की तरफ। शहर बड़े हो रहे हैं तो आसपास के जंगलों को काटा जा रहा है। और इस वजह से ना केवल अगर हम वन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वन्य जीव पे नुकसान तो पहुंचेगा ही, क्योंकि तुम्हारा कोई घर तोड़ेगा तो असर तो तुम्हें होगा ही, सीधी सी बात है। तो वनों को अगर नुकसान या क्षति पहुंचेगी तो जानवरों को भी बहुत नुकसान होगा। अगर जंगल में आग लगती है तो ना सिर्फ लकड़ियां जलती हैं, बल्कि बहुत से जीवधारी भी जलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब देखो सुभेद जातियां, इन जातियों की संख्या निरंतर घट रही है। मैंने पहला वाला जो बताया संकटग्रस्त, यानी ये खतरे के निशान पे हो चुकी हैं, और ये अभी खतरे के निशान तक पहुंच रही है। ठीक है, अब इसमें देखो गंगा नदी की डॉल्फिन मछली, गंगा नदी में इतनी गंदगी है कि डॉल्फिन उसमें सरवाइव नहीं कर पा रही। डॉल्फिन मछली के बारे में जानते हो? सबसे बातूनी मछली होती है, सबसे फ्रेंडली मछली होती है। अगर कोई इंसान डूब रहा है तो उसको बाहर निकालने की यही एक ऐसी मछली है जो बहुत कोशिश करती है, कई बार निकालती है आपको, और ये बात भी करती है आपसे, और काफी फ्रेंडली बिहेव करती है। ठीक है, ये समाप्त होने की कगार पे पहुंच रही है, ये सुभेद जातियों में शामिल हो गई है, तो बहुत जल्दी संकटग्रस्त में भी आ जाएगी। अब देखो दुर्लभ, यानी इन जातियों की संख्या ही बहुत कम है। यदि इनको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां परिवर्तित नहीं हुई तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में ये भी आ जाएंगी। दुर्लभ चीजें बोलते हैं ना, बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव वो चीज क्यों होती है? जब वो बहुत कम होती है। तो ये दुर्लभ जाति भी बहुत जल्दी ही संकटग्रस्त में आ जाएंगी। जैसे कि इसमें है, आपके देख सकते हो, स्थानिक जातियां पे आ जाते हैं, दुर्लभ जातियों से हम नीचे आते हैं, स्थानिक जातियां आ जाती हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से पृथक विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली स्थानिक, जो एक ही स्थान पे मिल रही है, दूसरे स्थान पे नहीं है। जैसे कि व्हाइट एलिफेंट सिर्फ कहाँ है? थाईलैंड। तो व्हाइट एलिफेंट हर जगह नहीं मिलेगा, व्हाइट एलिफेंट ओनली थाईलैंड में मिलेगा, तो स्थानिक जाति है। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखते हैं लुप्त जाति, जो गायब हो गई है, एकदम समाप्त, खत्म, गायब हो गई है। ऐसी जातियां एशियाई चीता है, जैसे गुलाबी सिर वाली बत्तख है। गुलाबी सिर वाली बत्तख, सफेद बत्तख ही देख लो, बहुत बड़ी बात है। गुलाबी सिर वाली बत्तख अब देखने को नहीं मिलती, ये लुप्त हो गई है। ऐसी जातियां जो अब अनुपस्थित है हमारी धरती पे, अब नहीं है, ये लुप्त जाति है। तो जातियों में हमने देखा है, मैं बस इसको लिखती हूँ और आपको एक बार और इसका रिवीजन कर दें। सामान्य जातियां, जिसमें दोनों ही आ गई आपकी। अब देखो संकटग्रस्त जातियां, जो संकट में है, बहुत ज्यादा संकट में है। सुभेद, ठीक, जातियां। और फिर आता है आपका दुर्लभ भी कैटेगरी की बहुत सी जातियां संकट में आने वाली हैं, और ये भी। ठीक, अब आ जाता है स्थानिक अभी बताया है, जो किसी एक स्थान पे पाई जाती है। लास्ट हो गया लुप्त, नाम से ही समझ में आ जा रहा है, जो खत्म हो चुकी है ऐसी जातियां। ठीक, तो इसी को आपको अगर चैप्टर में ये हेडिंग समझ में आ गई तो आंसर तो आप आराम से कर लोगे, कुछ नहीं करना, बस हेडिंग डालना और उसके अंदर का मटेरियल तो पता है कि किस जाति में क्या चीज है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल संकटग्रस्त जाति क्या हो गई? जो जातियां समाप्ति के कगार पे है वो संकटग्रस्त जातियां हो गई। जैसे उसमें तुम कुछ भी लग सकते हो, गैंडा है और काली हिरन है, ये सब संकटग्रस्त जाति में आ जाती है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ह्रास्य कारक है, जो भी मैंने बताया, जो मैंने पहले ही बता दिया चैप्टर में, वो आपके अब आया है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात के ह्रास कारण क्या है? पेड़ों की कटाई बहुत तेजों से, नगरीकरण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जंगल कट रहे हैं बल्कि जानवरों पर भी उसका असर हो रहा है। तो ये चीजें आपको पता है, पॉइंट लिख लो या पैराग्राफ के हिसाब से लिख लो। ठीक है, ये आपका यही खत्म। अब चलो आगे देखते हैं। भारत में कुछ परियोजनाएं चलाई गई हैं। आजकल कुछ परियोजनाएं न्यूज में भी बहुत बनी हुई थी। जब नरेंद्र मोदी कुछ टाइगर्स जिन्होंने बाहर से मंगाए थे, तो बहुत न्यूज में ये चला था कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से टाइगर्स बाहर से मंगाए गए, सब चल रहा था ना, तो न्यूज में ये सब बहुत चल रहा था। हमारे पीएम ने अभी कुछ दिन पहले ही बहुत से चीतों को बाहर से मंगाया। तो ये किस लिए किया गया है? ताकि विलुप्त, ताकि हमारे भारत से
चीते विलुप्त ना हो जाए और उनकी यहाँ पे प्रजनन क्षमता बढ़ाई जा सके। ठीक है, बाघ परियोजना में बाघ टाइगर, जैसे कि देखते हैं हम बाघ को जानते हैं, टाइगर कहते हैं, वन्य जीवन संरचना में एक प्रमुख वन्य जाति है। अब इसमें देखेंगे कि 1973 में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की जो अनुमानित संख्या थी वो कितनी थी? 55,000 से घटकर कितनी रह गई है? 1827। 55,000 से, यानी कितना बड़ा नुकसान है हम लोगों के लिए। 55,000 से ये अब 1827। अभी लेटेस्ट डेटा ये 1100 पे है। ये आपकी, मुझे नहीं लगता न्यू पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग है, तो ये बुक थोड़ी पुरानी है, तो उसमें जो अभी लेटेस्ट डेटा है वो 1100 पे पहुंच गया। मतलब बहुत कम यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है। तो बाघ परियोजना चलाई जानी तो अब जरूरी है, क्योंकि जो 55,000 से 1827 पहुंच गया तो बहुत खतरनाक है हमारे लिए। अब देखो यहाँ पे वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण के बारे में बात करते हैं हम। भारत में अधिकांश वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग तथा अन्य विभागों के माध्यम से सरकार के प्रबंधन में। देखो, सरकार को होश तब आया है जब ये एकदम खत्म पे है, तो इन्होंने क्या किया कि सारे जितनी भी इसमें परियोजनाएं चल रही थी, जो ऐसे क्षेत्र थे जहां पे ये पाए जाते हैं, उनको अपने एरिया में ले लिया, अपने क्षेत्र में ले लिया, और खुद सरकार उस पे काम कर रही है। तो सरकार किसी न किसी तरह से जुड़ी है इन क्षेत्रों से। ठीक, अब देखो इसमें आरक्षित वन, भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ऐसे वन जिनके पास रिजर्वेशन सिर्फ किसका है? सरकार का ही उस पर अधिकार है, सरकार का ही आरक्षण है, आरक्षित वन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? क्योंकि ये किससे जुड़े हुए? सीधे सरकार से। इनकी सारी देखभाल का जिम्मा किसका है? सरकार का है। तो सरकार कोई सस्ती चीज तो लेती नहीं है, जो मूल्यवान है। तो यानी कि ये वन बहुत मूल्यवान है, इसीलिए इन वनों पे इतना ध्यान दिया जा रहा है। अब देखो, रक्षित वन, देश के कुल वन का क्षेत्र का जो लगभग है 1/3 भाग रक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए इनको सुरक्षा भी प्रदान की गई है। अब देखो, पहले वाला वन क्या था? आरक्षित, जिसपे सरकार क्या कर रही थी? इंटरफेयर कर रही थी, ध्यान दे रही थी कि अब इसकी सारी बागडोर किसके हाथ में होगी? गवर्नमेंट के हाथ में। अब रक्षित वन रक्षा करनी है, इनको सुरक्षा दी गई है, इन वनों को सुरक्षा दी गई है कि ये वन विलुप्त, इतना अगर ध्यान दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या होने वाले हैं? बहुत जल्दी खत्म होने वाले थे, तब इस पे इतना ध्यान दिया गया है। ठीक, अब देखो, अवर्गीकृत वन यानी कि आरक्षित एवं रक्षित वनों के अतिरिक्त जो भी वन आते हैं, जो बंजर भूमि है, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में आती है, वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। यानी इन दोनों को छोड़ के अब जो भी वन आएंगे वो अवर्गीकृत वन की श्रेणी में आएंगे। यानी कि इनके दोनों के छोड़ के जितने वन है, पहले वाले वन वो वन है जिसको सरकार ने आरक्षित किया, सरकार इसका ध्यान देती है, सरकार ने तय किया कि इतने वन है। दूसरा रक्षित वन, जिनको सरकार ने सुरक्षा दे के रखी है। तीसरा, जो इन दोनों में नहीं आते, वो वर्गीकृत वन। ठीक है, समझ में आ गया ये चैप्टर। अब देखो, वन संरक्षण क्या है। सरकार की तरफ से बहुत से मूवमेंट सरकार की तरफ से भी चलाए गए हैं और साथ ही साथ लोगों की तरफ से भी। कुछ पहाड़ी समुदाय ने भी बहुत से मूवमेंट, चिपको मूवमेंट सरकार की तरफ से चलाया गया नहीं, चिपको मूवमेंट पहाड़ी समुदाय की तरफ से चलाया गया है। पहाड़ पे जो लोग रहते थे, तो उनकी जो एरिया था, पहाड़ी एरिया में ज्यादा वन पाए जाते हैं, आप जानते हो, पहाड़ी एरिया में बहुत से वन पाए जाते थे। तो उनको ये उनके हस्बैंड, उनके जो घर में आदमी लोग होते थे उस समुदाय के, उनको भेज दिया गया बाहर, और वहां पे जो काटने वाले पहुंचते हैं ना, पेड़ काटने वाले, वो पहुंच गए थे। तो उनके घर की औरतों ने अपने वनों को बचाने के लिए क्या किया? पेड़ों से जाके चिपक गई। और जब वो पेड़ों से जाके चिपक गई, बहुगुणा जिसने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, चिपको मूवमेंट, पेड़ों से जाके चिपक गई, बच्चे, औरतें। अब घर में क्या बचे? जब सारे घर के जितने भी आदमी थे वो काम पे चले गए, बाहर चले गए, किसी काम से उन्हें भेज दिया गया ताकि वनों की कटाई की जा सके, तो वो सब जाके, औरतें ही बची, बच्चे बचे, वो जाके पेड़ों से चिपक जाते हैं। और वो लोग जो पेड़ काटने आते हैं वो पेड़ नहीं काट पाते, क्योंकि इंसानों को थोड़ी ना काटेंगे, लोग उससे जाके चिपके हुए थे। तो वहां से ये बात धीरे धीरे फैली और ये मूवमेंट क्या बन गया? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं वन संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से भी बहुत से काम किए गए और साथ ही साथ
लोगों ने भी, जैसे मैंने बताया कि चिपको आंदोलन, ये आपका आ गया चैप्टर में। हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने वन कटाव की दर में कमी की और तथा यह सिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। देखो, चिपको मूवमेंट ना सिर्फ इंडिया में चला, बल्कि इस मूवमेंट को विश्व में भी बहुत पसंद किया गया, पूरी दुनिया में इस मूवमेंट को पसंद किया गया, और लोगों को ये ख्याल बहुत सही लगा कि हमें क्या करना है, बस वनों से चिपकना है, क्योंकि ये हमारी जान है, हमारी जिंदगी है। क्योंकि हम सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कौन दे रहा है, वन दे रहे हैं, पेड़ दे रहे हैं। तो हमें इनकी बहुत आवश्यकता है। तो इनको अपने आप को बचाने के लिए हमें इनको बचाना जरूरी है। तो चिपको मूवमेंट पूरे विश्व में चला गया। आपका बस ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। कुछ खास था नहीं इसमें। इससे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो क्या बनेंगे वो मैं बता देती हूँ। इससे क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बनेंगे। पहला जो था मैंने बताया था कि जातियां क्या है, कितने तरह की होती है आपकी, वो बन सकते हैं आपके क्वेश्चन में। वन संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, वन संरक्षण के उपाय बता दीजिए। और आपके इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत में कौन सी परियोजना इसके लिए चलाई जा रही है। बस आपके इससे ज्यादा क्वेश्चन और नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे खत्म।